तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस एक वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखो भाई, इस चैप्टर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो देखो भाई, अपने देश की करेंसी को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज है उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिखा है जी? जितनी भी फॉरेन करेंसी पूरे वर्ल्ड में है एक्सेप्ट द डोमेस्टिक करेंसी, अपने देश की करेंसी को छोड़ के। बताओ हमारी करेंसी क्या है जी? रुपीस। तो रुपीस को छोड़ के जितनी भी फॉरेन करेंसी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए यूएस डॉलर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। येन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। यूरो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। पाउंड क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। क्या रुपीस भी फॉरेन एक्सचेंज है? नहीं, ये तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, ये विदेशी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होता है? तो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस होता है कि ये करेंसी आपको कितने में मिलेगी, कितने में एक्सचेंज होगी, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या लिखा है? द प्राइस एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, कि वो कीमत जिस पर एक करेंसी को दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाएगा उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको $1 चाहिए तो मान लीजिए आपको उसके लिए 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो बताओ अमेरिका की $1 प्राप्त करने के लिए आपको इंडिया के 80 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इसको ही बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। होपफुली दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है फिक्स, दूसरा फ्लेक्सिबल, तीसरा मैनेज फ्लोटिंग। चलिए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है तीनों। देखो भाई, सबसे पहला फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो वो एक्सचेंज रेट जो कि सरकार द्वारा, एंड सरकार में भी कौन? सेंट्रल बैंक द्वारा। तो वो एक्सचेंज रेट जो दो देश की सेंट्रल बैंक द्वारा मिलकर तय किया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल $1 कितने रुपए का मिलेगा? इसका जो डिटर्मिनेशन है, मान लो $1 बच्चों मान लो 50 का मिलेगा, तो इसका डिटर्मिनेशन इंडियन गवर्नमेंट एंड यूएस गवर्नमेंट दोनों देश की सरकार आमने सामने बैठी और उन्होंने मिलकर तय किया कि $1 हम जो है इतने में खरीदेंगे या इतने में बेचेंगे। उसे क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट। इसको सेंट्रल बैंक द्वारा या फिर सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इसके 2 मेथड होते थे। मैंने बोला होते थे, यस, क्योंकि अब फिक्स एक्सचेंज रेट देश में लागू नहीं होता, ये खत्म हो चुका है। इसके 2 मेथड होते थे। एक होता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जहां पर गोल्ड के माध्यम से एक्सचेंज रेट को तय करते थे। फिर उसके बाद बच्चों आया ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जहां पे यूएस डॉलर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में एक्सचेंज रेट को तय करते थे। बट दोनों ही अब खत्म हो चुके हैं एंड आपको उतना डीप में पढ़ना भी नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं। अब फिक्स एक्सचेंज रेट जो आया, इसके फायदे क्या थे और नुकसान क्या थे? तो बात करें बच्चों फायदे की, तो ये एक्सचेंज रेट स्टेबल है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। इसका नाम क्या है जी? फिक्स है, कि एक बार जो सरकार ने फिक्स कर दिया ये वही रहेगा। अब जब तक सरकार दोबारा नहीं बैठेगी आमने सामने तब तक ये यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको चेंज वापस से गवर्नमेंट ही बैठ के कर सकती है। तो उसका पहला फायदा क्या है जी? जिसका पहला फायदा है ये स्टेबल है, चेंज नहीं होता। ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देता है। ये सट्टेबाजी वाली क्रिया है, स्पेकुलेशन को रोकता है। सट्टेबाजी कब होती है? जब रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। यहाँ पे रेट फिक्स है तो यहाँ पे लोग सट्टेबाजी कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी को बनाने में ये रेट काफी हेल्पफुल साबित होती है। बट इससे कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि यहाँ पे गोल्ड बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड के माध्यम से तय होता था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। क्यों? जितने का खरीदा उतने का बेचना पड़ेगा, कोई प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। बोलता है कभी कभी यहाँ पे रेट को तय करना डिफिकल्ट होता था, बिकॉज पता नहीं चल पाता था कि
कि रेट हमने अंडर वैल्यू कर दी है, रेट कम तय कर दी है, या फिर ओवर वैल्यू रेट ज्यादा तय कर दी है, तो यहां पे डिफिकल्टी आती थी। यह फिक्स एक्सचेंज रेट। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये वो एक्सचेंज रेट है जो कि एक देश में डिमांड एंड सप्लाई द्वारा तय किया जाता है, कि जब डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, उसी रेट को जो है एक्सचेंज रेट माना जाता है। यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्री एक्सचेंज रेट या फिर क्लीन फ्लोटिंग भी कहते हैं। यहां पे डिटरमिनेशन कैसे होता है, तो जब सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर आ जाती है, तो जहां पे बराबर आती है वहीं पे एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है। अब इसके नुकसान फायदे क्या है, तो जिसका फायदा है, यहां पे गोल्ड रिजर्व की कोई नीड नहीं है। दूसरा, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब अगर कोई भी इंबैलेंस आता है, कभी भी रेट ऊपर नीचे होती है, तो यहां पे डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली काम करती है एंड चीजों को अपने आप एडजस्ट कर देती है। यहां पे सरकारी इंटरफेरेंस की नीड नहीं है। ये वेंचर कैपिटल को या फिर सिंपल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहां पे रेट चेंज होती है, तो लोग सस्ते में खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड महंगे में बेच देते हैं, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। नुकसान क्या है जी, हाई इंस्टेबिलिटी। यस, ये रेट बार बार चेंज होती है, आज घट गई, कल बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, तो ये नुकसान है, ये बार बार फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से लोग ढंग से व्यापार नहीं कर पाते। दूसरा, एनकरेज स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। लोग सट्टेबाजी करते हैं, इलीगल तरीके से सस्ते में खरीदते हैं और महंगे दाम पर बेचते हैं, तो सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज रेट बार बार चेंज हो रही है। इसके बाद जो आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनेज फ्लोटिंग। ये मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है तो ये वो सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्स, मतलब डिमांड एंड सप्लाई द्वारा ही तय किया जाता है। लेकिन यहां पे सेंट्रल बैंक कभी कभी बीच में आता है, हस्तक्षेप करता है। क्यों, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट भाई डिमांड सप्लाई के माध्यम तय हो रही है, बट इसकी वजह से अगर कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो जाती है, रेट बहुत ज्यादा ही अपने आप बढ़ गई या रेट बहुत ज्यादा अपने आप घट गई, तो ऐसे केस में फिर सेंट्रल बैंक आएगा और सेंट्रल बैंक आके जो है इस रेट को कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं, किसका, फ्लेक्सिबल का और फिक्स का। फिक्स का क्यों बोला, क्योंकि यहां पे सेंट्रल बैंक आ गया, गवर्नमेंट आ गई। एंड फ्लेक्सिबल क्यों बोला, क्योंकि ये रेट डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से तय होती है। इसको हम लोग हाइब्रिड सिस्टम या फिर डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, लिखा हुआ है कि अगर कंट्री जानबूझकर एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज रेट को अनफेयर कर देती है, जानबूझकर रेट बहुत बढ़ा दी या जानबूझकर रेट बहुत घटा दी, तो उसको अपन लोग फिर डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, कि लोग यहाँ पे डर्टी चीजें कर रहे हैं। डर्टी चीजें का मतलब कि लोग यहाँ पे जो है रेट को जानबूझ के बड़ा घटा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। अब मैनेज फ्लोटिंग काम कैसे करता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो भाई, मैनेज फ्लोटिंग काम कैसे करता है, अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मान लो $1.78 का था जो कि बढ़कर 80 का हो गया। अब आप बोलोगे भाई 2 रुपए तो बढ़ा है, बेटा 2 रुपए एक दिन में बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ये बहुत बढ़ गया तो क्या करेंगे, तो इस केस में सेंट्रल बैंक आएगा और अपने पास, सेंट्रल बैंक के पास जो डॉलर है वो डॉलर मार्केट में बेचेगा। जब सेंट्रल बैंक अपने पास से डॉलर मार्केट में बेचेगा तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, एंड जैसे ही किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई के बढ़ने से रेट वापस कम हो जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप डायग्राम में देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये डिमांड है, सप्लाई है, और ये एक्सचेंज रेट है। अब जैसे ही आरबीआई ने डॉलर मार्केट में बेचा तो मार्केट में डॉलर आ गया, सप्लाई बढ़ गई। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई के बढ़ते, सप्लाई कर्व कहां पे आएगा जी, राइट में आएगा, ये मिल जाएगा नया इक्विलिब्रियम, एंड यहां पे आप देखो रेट क्या हो गई जी, घट गई। तो अगर रेट बहुत बढ़ जाती है तो उसको घटाते कैसे है जी, इस तरीके से घटाते हैं। रेट वापस से 80 से घट के 78 पे आ जाएगी एंड वापस से रेट को कंट्रोल कर लिया। तो ये हो गया तरीका नंबर 1। लेकिन अगर रेट बहुत घट जाती है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। रेट ना तो बहुत बढ़नी चाहिए और ना तो बहुत घटनी चाहिए। अगर रेट 78 थी जो कि घटकर 75 हो गई तो बहुत घट गई, तो रेट को बढ़ाएंगे कैसे। अब आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीदेगा,
जैसे ही आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीदेगा तो मार्केट में डॉलर कम हो जाएगा, जिससे कि डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। अब जैसे ही सप्लाई कम होगी, देखना ये डिमांड है और ये क्या है जी, सप्लाई है, और ये हमारी एक्सचेंज रेट है ओवर। अब जैसे ही क्या होगा, मार्केट में सप्लाई कम होगी, सप्लाई कर्व यहां पे आएगा, ये आपका नया इक्विलिब्रियम आ गया, एंड यू कैन सी दैट रेट जो है बच्चों ऊपर बढ़ गई। तो सप्लाई जैसे ही कम होगी, रेट जो है यहां पे राइज आएगा, सॉरी रेट क्या होगी जी, रेट हमारी बढ़ जाएगी, 75 से बढ़ के वापस से 78 हो गई। तो इस तरीके से मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई काम करता है रेट को कंट्रोल करने का। ठीक है, ये चीज यही लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार आप लोग जो है पढ़ लेना। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम भी मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके गाइस, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन क्या होता है। तो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। बच्चों $1 80 का था, जब उसकी रेट बढ़ जाती है, वो बढ़ के 85 का हो गया, तो उसका मतलब डॉलर तो बढ़ गया लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, क्योंकि अब अपने को पहले से ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इट मींस हमारी औकात घट गई, हमारी वैल्यू घट गई। इसका मतलब है जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन का मतलब है अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्स। कि जब मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाती है फॉरेन करेंसी की तुलना में, उसको डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। ऐसा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में पाया जाता है। क्यों? बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ही तो डिमांड सप्लाई काम करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक्टिव होते हैं। अब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का, यहां पे रुपए का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात और, अगर रुपीस का डेप्रिसिएशन है तो समझ जाना डॉलर का एप्रिसिएशन है। अगर हमारी वैल्यू घटी है तो समझ जाना डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। यहां पे रुपया घटा मतलब उनकी वैल्यू बढ़ी। अब बताओ अगर रुपया घट गया, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, याद रखना ये आपको उल्टा लग रहा होगा, उल्टा नहीं है, सही है। जब रेट बढ़ता है 80 से बढ़ के 85 हो गया तो इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, भूल मत जाना। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन के प्रभाव क्या है इंपोर्ट पे, तो बच्चों हमारा इंपोर्ट घट जाता है। क्यों? आप जरा खुद सोचो, इंपोर्ट का मतलब बाहर से सामान खरीदना। जब हम बाहर से सामान $1 का परचेज करते थे, अपने को 80 रुपए पे करने पड़ते थे। अब उसी $1 के लिए अपने को 85 रुपए पे करने पड़ेंगे, 5 रुपए ज्यादा। तो इंपोर्ट करना महंगा हो गया ना, इंपोर्ट करना 5 रुपए महंगा हो गया, जिसकी वजह से अब मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मेरे को महंगा पड़ रहा है, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा जी, कम। तो वही बोलता है कि अब मेरे को अगर मैं बाहर से कुछ भी मंगाता हूं तो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स को मंगाने के लिए अब मेरे को पहले से ज्यादा पे करना पड़ रहा है। मेरे को हर बार 5 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहा है, इंपोर्ट महंगा हो गया, जिसकी वजह से मैं इंपोर्ट घटा दूंगा। अच्छा, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, सामान बेचना और उनके द्वारा सामान खरीदना। खुद देखो, जब सामने वाला बंदा $1 पे करता था तो मैं उसको 80 का माल एक्सपोर्ट करता था। अब भी वो $1 ही पे कर रहा है, बट अब उससे 85 का माल बेचना पड़ेगा, 5 रुपए का माल बेचना पड़ेगा ज्यादा। तो उसके लिए फायदेमंद है ना कि उसको पहले 80 का सामान मिल रहा था, अब उसी $1 में उसको 85 का सामान मिल रहा है, उसको 5 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, जिसकी वजह से वो सामान परचेस करेगा ज्यादा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, बात करें नेशनल इनकम की, तो याद रखना जब एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है जी, नेट एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट घटेगा तो अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है। और नेट एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है जी, नेट एक्सपोर्ट नेशनल इनकम का कंपोनेंट है। अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बच्चों बढ़ेगी। तो याद रखना पेपर में इन तीनों पे इंपैक्ट पूछता है। ओके, ऐसे ही अगला है डीवैल्यूएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन दोनों सेम होता है। यहां पर भी क्या हुआ, $1 80 का था जो बढ़ के 85 का हो गया, इट मींस रेट बढ़ गई। और अगर रेट बढ़ गई इट मींस हमारी वैल्यू घट गई, जो रुपी है वो क्या हो गया जी, डेप्रिशिएट हो गया। लेकिन यहां पे डेप्रिशिएट नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे बोलूंगा क्या, डीवैल्यूड। क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहां पे सरकार द्वारा या सेंट्रल बैंक द्वारा जानबूझकर वैल्यू घटाई गई है। बोलता है डीवैल्यूएशन में क्या होता है, डेलिब्रेट, जब जानबूझकर
डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है, घटाया जाता है, किसके द्वारा? सरकार द्वारा। तो उसे क्या बोलते हैं? डी वैल्यू। दोनों चीज सेम है, ये और ये सेम है, दोनों में ही हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। बस इतना सा अंतर है कि ये होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, जबकि ये होता है गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक खुद जानबूझकर करती है। बात करें इंपैक्ट की, प्रभाव की, तो इंपैक्ट देखो सेम पड़ेगा। यहां पर भी आपका इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और नेशनल इनकम बढ़ेगा। एंड रीजन, जो रीजन इसके थे वही रीजन बच्चों इसके है, बिकॉज अल्टीमेटली चीज तो सेम है ना। यहां भी 80 से 85 हुआ एंड यहां भी 80 से 50, तो चीज सेम है, जिसकी वजह से इंपैक्ट सेम पड़ेगा, बस उनके पीछे के रीजन अलग है। वो हुआ डिमांड सप्लाई से, ये हुआ है सरकार या सेंट्रल बैंक के माध्यम से। ओके, उसके बाद आता है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए और उनकी करेंसी की वैल्यू, उनकी किनकी? गोरों की करेंसी की वैल्यू घट जाए एंड हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। एग्जांपल देखना, $1.80 का था जो कि अब घटकर 75 का हो गया, तो हमारे लिए अच्छी बात है। जहां पे $1 लेने के लिए पहले हमें 80 पे करने पड़ते थे, अब $1 के लिए केवल 75 पे करने पड़ते हैं, अपने को कम पे करना पड़ता है। मतलब क्या? हमारी वैल्यू बढ़ गई। इसको बोलते हैं रुपीस का क्या हो जाना जी? एप्रिशिएट हो जाना। एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, किसकी वजह से? डिमांड सप्लाई की वजह से। ये फ्लेक्सिबल में आता है। अच्छा याद रखो, पीछे वाला डिवैल्यूएशन ये फिक्स्ड में आता है। ये फिक्स्ड में क्यों आता है? क्योंकि यहां पे सरकार आ गई तो फिक्स, डिमांड सप्लाई आ गया तो फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ये किस में आता है आपका? ये फ्लेक्सिबल में आता है, क्योंकि यहां पे डिमांड सप्लाई की वजह से हुआ है। अब इंपोर्ट क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट क्यों बढ़ गया? आप खुद देखो, जब मैं बाहर से पहले $1 का सामान मंगाता था, मुझे 80 पे करने पड़ते थे, अब उसी $1 के लिए केवल 75 पे करने पड़ रहे हैं, पहले से कम। ₹5 का बेनिफिट हो गया, तो माल मंगाऊंगा ज्यादा, मैं इंपोर्ट करूंगा ज्यादा। क्या है? अब कम रुपए में भी विदेशी वस्तु आ जाती है, इंपोर्ट करना क्या हो गया? सस्ता, जिसकी वजह से इंपोर्ट करूंगा ज्यादा। अच्छा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों? सामने वाला बंदा, विदेशी बंदे जब अपने को $1 देते थे तो हम बदले में 80 का माल बेचते थे। अब वो $1 देंगे, हम बदले में केवल 75 का माल देंगे, उनको ₹5 का माल कम मिलेगा। पहले 80 का माल मिलता था, अब उन्हें 75 का माल मिलेगा, उन्हें 5 का लॉस होगा। जब उनको लॉस होगा तो हमसे माल क्यों परचेज करेंगे? हमसे माल परचेज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया जी? एक्सपोर्ट घट जाएगा। अच्छा, बात करें नेशनल इनकम की, तो जब इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट घटता है, तो इससे जो नेट एक्सपोर्ट होता है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट घटता है। अब जब नेट एक्सपोर्ट घटेगा, अब नेट एक्सपोर्ट नेशनल इनकम का पार्ट है, अगर नेट एक्सपोर्ट घटेगा तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम भी हमारी घटेगी। समझ में आएगा? तो सिंपल सिंपल याद रखो, आप याद रखो, अगर एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम में संबंध पॉजिटिव है, आप याद रख लो बस, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो नेशनल इनकम घटेगी। आप एक काम करो, इसको एक्सपोर्ट से याद रख लो कि एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम में एक पॉजिटिव संबंध होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुनो भाई। डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, सबसे पहले बात करते किसकी रिलेशन की? बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में एक इनवर्स संबंध होता है। मतलब अगर रेट बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी की डिमांड घटेगी, और अगर रेट घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। दोनों में एक प्रकार का नेगेटिव संबंध होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब रेट ये थी तो डिमांड ये थी, तो इससे आपका ये वाला पॉइंट आ गया। अब रेट घट गई, OR 0 हो गई, तो डिमांड बढ़ गई, OQ 1 हो गई, बिकॉज रेट के घटने पे डिमांड बढ़ती है। इससे ये वाला पॉइंट आ गया। एंड जब हमने दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? एक डिमांड कर्व मिल गया जो नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जैसे ही रेट घटी डिमांड बढ़ी। ठीक है, तो वही लिखा है कि यहाँ पे संबंध नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो डिमांड कर्व इसका ऐसे बनता है। अब वाई रीजन, ऐसा क्यों? तो सुनो भाई, जब रेट घट जाती है तो रेट घटने का मतलब क्या है? देखो, $1.80 का था, अगर ये $1.75 का हो गया
तो बच्चों इसका मतलब है रेट का घटना। तो जैसे ही रेट घटा तो फॉरेन करेंसी क्या हो गई, सस्ती हो गई। $1.80 का मिलता था, अब केवल 75 का मिल रहा है। तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, क्या करूंगा मैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड करूंगा ज्यादा। लेकिन मान लो उल्टा हो जाए, $1.80 का था, ये बढ़ के 85 का हो जाए, रेट बढ़ जाए, इट मींस क्या, फॉरेन करेंसी महंगी हो गई। जहां जो चीज पहले 80 की मिलती थी अब 85 की मिल रही है। अब बताओ जब महंगा मिले क्या मैं डॉलर लूंगा, मैं डॉलर नहीं लूंगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस वजह से रेट के बढ़ने पे डिमांड घटती है एंड रेट के घटने पे डिमांड बढ़ती है। अगर आप बुक वगैरह उठाओगे तो उसके और भी बहुत सारे रीजंस बुक में लिखे होते हैं, बट आपको वो सब नहीं पढ़ने, बिकॉज आपके सिलेबस के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए कि सोर्सेस ऑफ डिमांड क्या है, या सिंपल मतलब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। तो भैया मुझे फॉरेन करेंसी, मेरे को डॉलर चाहिए बाहर से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करने के लिए, विदेशों में घूमने के लिए, मैंने कोई लोन ले रखा है तो विदेशी लोन की पेमेंट करने के लिए, विदेश में मेरा कोई भाई बहन रहता है तो उसको पैसे भेजने के लिए। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे डॉलर क्यों चाहिए, तो इंपोर्ट करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, लोन की पेमेंट करने के लिए, बाहर अपने भाई बहन को पैसे भेजने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, विदेशी बंदों को लोन देने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, विदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, विदेश में गाड़ी जमीन मकान खरीदने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, सट्टेबाजी करने के लिए। तो इन पर्पज से मेरे को डॉलर चाहिए। ये पेपर में कई बार आ चुका है और एमसीक्यू में तो कई बार पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा फॉरेन करेंसी की डिमांड का सोर्स है। ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड वाला टॉपिक। ओके, अब ये क्या आपका सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई के साथ संबंध कैसा है, तो यहां पे पॉजिटिव। अगर रेट बढ़ेगी तो याद रखना सप्लाई बढ़ती है, और अगर रेट घटेगी तो सप्लाई घटती है। यहां पे संबंध कैसा होता है जी, पॉजिटिव। आपका कर्व बनेगा अपवर्ड। मान लो ये है रेट और ये है मात्रा, जोड़ा, ये वाला पॉइंट आ गया। अब जैसे ही रेट बढ़ा, OR1 हुआ, भाई सप्लाई बढ़ेगी, मात्रा बढ़ गई, OQ1 हो गई, इनको जोड़ा तो ये वाला पॉइंट आ गया, एंड इससे क्या बन गया जी, ये सप्लाई कर्व बन गया फॉरेन एक्सचेंज रेट का। अब बोलता है वाई, ऐसा क्यों होता है, जब रेट घटती है तो अब समझना बात को बहुत ध्यान से, $1.80 का था बेटा, मान लो घट कर 75 का हो गया, समझना बात को बहुत ध्यान से। तो जैसे ही रेट घटी, अब इंडियन करेंसी क्या हो गई जी, महंगी तो हो गई। उनको $1 जो है 80 का, मतलब वो $1 में 80 का सामान लेते थे, अब $1 में केवल 75 का सामान मिलेगा। उनके लिए महंगाई बढ़ गई, उन्हें 5 का लॉस हो रहा है। अब जब उनको सामान कम मिलेगा तो क्या वो हमारे देश से सामान परचेस करेंगे, नहीं करेंगे। जब वो सामान परचेस करेंगे ही नहीं तो क्या हमें डॉलर भेजेंगे, वो डॉलर कब भेजते हैं, जब हम उन्हें माल भेजेंगे डॉलर आएगा, समझ रहे हो। अब जब जैसे इंडियन करेंसी महंगी हो गई तो वो हमसे माल नहीं परचेस करेंगे, जब हमसे माल परचेस करेंगे ही नहीं तो देश में डॉलर आएगा ही नहीं, जब देश में डॉलर आएगा ही नहीं तो सप्लाई कम हो गई ना। सप्लाई, जब डॉलर आता है सप्लाई बढ़ जाती है, और जब नहीं आता सप्लाई घट जाती है। लेकिन देखो अगर रेट बढ़ जाए, $1.80 का था बढ़ के 85 का हो गया, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया। वो $1 में पहले 80 का माल खरीदते थे, अब उसी $1 में उन्हें 85 का माल मिलेगा, ₹5 का बेनिफिट होगा। इट मींस क्या, हमारी करेंसी क्या हो गई, सस्ती हो गई, तभी तो हम अब पहले से ज्यादा माल बेच रहे हैं। ठीक है, अब उन्हें 5 का बेनिफिट होगा, जैसे उनको 5 का बेनिफिट होगा वो माल परचेज करेंगे ज्यादा, कि इंडिया से बेनिफिट हो रहा है। अब जब वो जितना ज्यादा माल परचेज करेंगे उतना ज्यादा हमको पेमेंट करेंगे, हमारे पास डॉलर आएगा और देश में सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए रेट घटा, सप्लाई घटी, रेट बढ़ा, सप्लाई बढ़ी। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि सप्लाई के सोर्स क्या है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमें फॉरेन करेंसी, हमें डॉलर कहां कहां से प्राप्त हो सकता है। पीछे पढ़ा था हमें डॉलर क्यों चाहिए, अब ये पढ़ रहे हैं हमें डॉलर कहां से प्राप्त हो सकता है, डॉलर की सप्लाई के सोर्स क्या है। तो पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बाहर माल बेचेंगे तो डॉलर आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डॉलर आएगा। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर मेरा भाई बहन रहता है उसने इंडिया पैसा भेजा तो डॉलर आएगा। एनआरआई डिपॉजिट,
एनआरआई बंदा बाहर रहता है, इंडिया में जमा करवाया पैसा तो डॉलर आएगा। डायरेक्ट परचेज, लाल किले पर गोरे गोरे लोग घूम रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली कुछ सामान खरीद लिया तो डॉलर आएगा। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, सट्टेबाजी करेंगे तो डॉलर आएगा। ट्रांसफर रिसीट, मान लो बाहर के देश से हमें कोई डोनेशन मिल गया, कोई सहायता मिल गई तो डॉलर आएगा। एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन फॉरेन लोन, हमने जापान को लोन दिया, उस पे हमें ब्याज मिला तो ब्याज किस में आएगा? डॉलर में आएगा। तो डॉलर आने के हमारे पास ये कुछ 8 सोर्स है, और भी सोर्स बन सकते हैं, बस पेपर में ध्यान से समझना है। ठीक है जी, तो सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रॉपर पूरा आंसर तो नहीं लिखा मैंने, बट हाँ आपको समझ में आ जाएगा पेपर में करना कैसे है। देखो भाई, इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि देश में ऐसा ऐसा हुआ, अब बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बढ़ेगी या फिर ये घटेगी। तो आइए एक बार उसको भी जो अपन लोग देख लेते हैं, रेट कब घटेगी और कब बढ़ेगी। ठीक है, क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी एंड गोल्ड। हम बाहर से गोल्ड मंगाते थे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स होता है, सरकार ने उसको इंक्रीज कर दिया। अब आप खुद बताओ, जब बाहर से गोल्ड के इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार बढ़ा देगी तो गोल्ड खरीदना महंगा हो गया, बिकॉज गोल्ड का टैक्स पे करना पड़ेगा ज्यादा। जहां पर गोल्ड 10,000 रुपए का आ रहा था या 1 लाख का आ रहा था, अब गोल्ड मान लो 1,20,000 रुपए का आएगा, तो गोल्ड खरीदना महंगा हो गया। अब मैं क्या गोल्ड परचेस करूंगा? मैं गोल्ड परचेस नहीं करूंगा। जब मैं गोल्ड परचेस करूंगा ही नहीं तो क्या अब मैं डॉलर की डिमांड करूंगा? नहीं करूंगा। मैं डॉलर की डिमांड कब करता? जब मैं गोल्ड खरीदता तो उसकी पेमेंट करने के लिए डॉलर देता। अब मैं गोल्ड नहीं खरीद रहा तो डॉलर भी नहीं दूंगा, डॉलर मेरे को नहीं चाहिए, डॉलर की डिमांड नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा जी? इससे इससे गोल्ड की डिमांड घटेगी, और जब गोल्ड नहीं चाहिए तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी घट जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको यह पहचानना होता है फॉरेन करेंसी की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। अब जरा बात समझना बहुत ध्यान से। देखो भाई, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व और ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये है रेट और ये है मात्रा। सबसे पहले ऐसे करना है आप लोगों को, सबसे पहले ये बेसिक डायग्राम तो बनेगा बनेगा। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व कहां पे आएगा जी? अंदर की ओर आएगा। मान लो D1 आ गया, इस डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को यहां पे काटा, ये बन जाएगा नया पॉइंट E1। अब यहां पे चेक करो क्या हुआ, मात्रा घट गई और रेट मेन रेट चेक करो, रेट भी क्या हो गई जी? घट गई। तो अल्टीमेटली क्या होगा? इससे जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो घट गई। कैसे? जो डिमांड कर्व है, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है हमने कम कर दी, हमें फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया अंदर की ओर, और से क्या हुआ? रेट घट गई। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपैक्ट ऑफ राइजिंग फॉरेन टूरिज्म बाय इंडियन। इंडिया के लोग बाहर बहुत ज्यादा टूर कर रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। आप खुद बताओ, जब इंडिया के लोग बाहर बहुत ज्यादा घूमेंगे तो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा घूमने के लिए अपने को क्या चाहिए? डॉलर। तो लोग क्या करेंगे? डॉलर की डिमांड को बढ़ाएंगे। जब बाहर घूमने जाओगे, क्या रुपीज लेके जाओगे? क्या रुपी में थोड़ी घूमोगे, बाहर घूमोगे, पेमेंट करोगे डॉलर में। तो इससे क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर चाहिए ज्यादा। जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कहां जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। आपका नया पॉइंट E1 आ गया, एंड यहां पे यू कैन सी दैट जो रेट है वो रेट आपकी बढ़ गई। तो इससे क्या होगा? जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाती है। जो मैंने बोला आप पढ़ना, वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 जरा आप पढ़ो, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं, और जरा बताना यहाँ पे क्या होगा। हाँ भाई, क्या लिखा है? इंपैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे रही है, सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। अब खुद बताओ, जब सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का मतलब है हम एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा। अब जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा ज्यादा तो देश में फॉरेन करेंसी आएगी ज्यादा। जब देश में फॉरेन करेंसी आएगी ज्यादा, इट मीन सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई के बढ़ने पे कर्व शिफ्ट होता है यहां पे। तो सप्लाई कर्व आपका यहां पे आएगा S1 इसने डिमांड कर्व को यहां पे काटा, ये बन गया आपका E1, एंड यू कैन सी दैट जो यहां पे रेट है वो रेट हमारी क्या हो गई? एक्सचेंज रेट हमारी घट गई। ठीक है, इसको भी एक बार आप जो पढ़ना, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं।
इंपैक्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर लैंडिंग अब्रॉड। जरा ध्यान दो कि इंडिया के जो इन्वेस्टर है वो बाहर देशों को उधार दे रहे हैं। जब इंडिया के इन्वेस्टर बाहर देशों में उधार देंगे तो बताओ इससे रेट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक बात बताओ, जब इंडिया का बंदा बाहर उधार देगा, जब इंडिया का बंदा बाहर उधार देगा तो हमारे पास से डॉलर जा रहा है। जब डॉलर जाएगा तो देश में डॉलर कम हो गया, इट मींस सप्लाई क्या हो गई जी, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कर्व आएगा लेफ्टवर्ड अंदर की ओर। इसने डिमांड कर्व को यहां पे काटा E1। अब यहां पे क्या हुआ, यू कैन सी दैट जो रेट है वो रेट बढ़ गया, एक्सचेंज रेट राइज हो गया। अब एक बच्चा आंसर पढ़ रहा है और बोल रहा है भैया यहाँ पे बात तो डिमांड की हो रही है, आप बात सप्लाई की कर रहे हो। बेटा सप्लाई के एंगल से भी इसका आंसर आ सकता है और डिमांड के एंगल से भी इसका आंसर आ सकता है। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप सप्लाई के एंगल से सोच रहे हो या डिमांड के एंगल से सोच रहे हो। मैं आपको जो है इसका आंसर देखो डिमांड के एंगल से बताता हूं, आप चाहो तो उसको एक बार डिमांड के एंगल से देख लो। देखो भाई ये एक्स है, ये वाई है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है, इक्विलिब्रियम, OR एंड OQ। अब जरा खुद समझना बच्चों बात को ध्यान से। एक बात बताओ, अगर इंडिया का इन्वेस्टर बाहर उधार देना चाहेगा तो बाहर उधार देने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डॉलर। तो मैं डॉलर की डिमांड करूंगा कि भाई मेरे को डॉलर दे दो, मुझे बाहर उधार देना है। तो मैं डॉलर की डिमांड करूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी एंड डिमांड कर्व आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका आ गया नया पॉइंट E1, ठीक है। और देखो रेट आपकी बढ़ गई। तो देखो रेट बढ़ी यहां पर भी, रेट बढ़ी यहां पर भी। रेट के बढ़ने पर रेट में वही फर्क पड़ेगा जो फर्क पड़ना चाहिए। बस फर्क कितना है, कोई डिमांड के एंगल से आंसर बताएगा और कोई सप्लाई के एंगल से आंसर बताएगा। दोनों ही आंसर एकदम सही है। समझ में आ गया? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एंगल से एग्जाम में उस समय सोच पाए, ठीक है। आंसर सेम आएगा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्विक टिप्स है, उसके बाद जो है ये चैप्टर आपका फिनिश होने के कगार पे है। क्विक टिप्स ये है बच्चों, समझना बात को बहुत ध्यान से। देखो ये तो आपको पता है, जब रेट घटती है डिमांड बढ़ता है, रेट बढ़ती है डिमांड घटता है, संबंध कैसा है, नेगेटिव। लेकिन 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 यहां पे मैं रेट से डिमांड के पास जा रहा हूं बच्चों, तो नेगेटिव है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि डिमांड बढ़ी तो बताओ रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो डिमांड के बढ़ने पे रेट बढ़ती है और डिमांड के घटने पे रेट घटती है। यहां पे संबंध बन जाता है पॉजिटिव। भैया ऐसे कैसे, अब खुद देखो, यहां पे खुद देखो, ये लो आप खुद देखो कि यहां पे क्या हुआ था। यहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हुई थी और जैसे ही यहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हुई थी, आप खुद देखो एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज हुई थी, क्योंकि यहां पे आप डिमांड से रेट पे आए। जब डिमांड से रेट पे आते हैं तो संबंध बन जाता है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं रेट से डिमांड पे जाऊंगा तो संबंध बन जाता है नेगेटिव। समझ में आ गया? आप इस वाले में देख लो, यहां पे इस सेकंड वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, हमने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाया था, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी, जिससे अल्टीमेटली जो रेट था वो रेट हमारा बढ़ गया था। अगेन वंस अगेन संबंध पॉजिटिव। अगर डिमांड से रेट पे आऊंगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो वही वाली बात यहां पर बोली जा रही है कि रेट से डिमांड पे जाओगे तो संबंध नेगेटिव होता है, डिमांड से रेट पे आओगे संबंध पॉजिटिव होता है। सेम सप्लाई में, सप्लाई बढ़ती है, सॉरी रेट बढ़ता सप्लाई बढ़ती है, रेट घटेगा सप्लाई घटेगी, संबंध पॉजिटिव डायरेक्ट। लेकिन अगर सप्लाई से रेट पे आओगे तो संबंध बन जाएगा इनवर्स। सप्लाई घटेगी तो रेट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो रेट घटेगा। लो जी लो, इसके भी एग्जांपल आप देख लो। ये देखो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में फॉरेन करेंसी की सप्लाई थी वो बड़ी थी, सप्लाई बढ़ी, और सप्लाई जैसे ही बढ़ी, खुद देखो रेट है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बड़ी थी, हाँ, और जो रेट है आप खुद देखो रेट घट गया, सप्लाई बढ़ी रेट घटा, संबंध नेगेटिव, ठीक है। आप इस वाले एग्जांपल में देख लो, इस वाले एग्जांपल में, चौथे एग्जांपल में, यहां पे भी हमने जो एग्जांपल सप्लाई वाला किया था, सप्लाई लेफ्टवर्ड गया, इट मींस यहां पे सप्लाई घटी जिसकी वजह से रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गई, सप्लाई घटी रेट बढ़ा, संबंध वंस अगेन नेगेटिव। तो मैं वही कह रहा हूं कि याद रखना किससे किस पर जाना है। सप्लाई से रेट पे जाओगे तो नेगेटिव, रेट से सप्लाई पे आओगे तो पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेम डिमांड वाला। एंड इसके आगे जो लास्ट है, कुछ बात आपको ध्यान रखनी है पेपर के एंगल से। $1.80 का था वो बढ़ के 85 का हो गया, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, जो रेट है वो बढ़ गई। जब रेट बढ़ जाती है, जब रेट बढ़ जाती है तो अपनी करेंसी की वैल्यू घट गई, तो क्या बोलूंगा,
डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन रेट के बढ़ने से उनकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो क्या बनूंगा, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ऐसे ही जब रेट घट जाती है, जब रेट घट जाती है, तो रेट अगर घटेगी तो हमारी वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बट रेट के घटने से उनकी वैल्यू घट गई, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो उसका सिंपल सिंपल मतलब है, अगर अपनी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तो उसी समय उनकी करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, और अगर अपनी करेंसी का एप्रिसिएशन होगा तो उसी समय उनकी करेंसी का बच्चों क्या होगा जी, डेप्रिसिएशन होगा। तो ये कुछ क्विक टिप्स है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट विद क्वेश्चंस के साथ चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, जो कि आज ही रात को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।